जब कई जगह ये आंकलन आ रहे हों कि देश के मौजूदा माहौल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से जनता कुछ हद तक नाराज है, तब क्या विकल्प है? हमारे साथ हैं साक्षात अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी, स्वागत है आपका। अरविंद जी, आपकी पार्टी का नाम क्या होगा? अभी देखिए, ये पूरा लोगों का आंदोलन था और लोगों ने ही ये निर्णय लिया कि इसको राजनीतिक विकल्प देना चाहिए जब अन्ना ने अनाउंस किया स्टेज से। तो अब हम लोगों से ही पूछ रहे हैं, सारी चीज़ें लोगों से पूछ के। हमारे पास करीब 15,000 चिट्ठियाँ आई हैं, ईमेल्स और चिट्ठियाँ आई हैं। ऊपर अभी भी एक टीम काम कर रही है, उन सबको पढ़ रही है। तो बहुत सुझाव आए हैं, तो ये भी जनता की मर्जी के हिसाब से। तो वो 2 तारीख को लॉन्च की जाएगी पार्टी, 2 अक्टूबर को, और नाम भी तब तक डिसाइड हो जाएगा। गांधी जी की छवि को कहीं ना कहीं आप भी तो इनकैश कर रहे हैं। इनकैश थोड़ी कर रहे हैं। राजघाट आप जाते हैं, आप बैकग्राउंड में आप भी राजनीतिक पार्टियों की तरह पोस्टर लगाते हैं और 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च करते हैं, ये आलोचना नहीं होगी? उसको दोनों तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि अपने छोटे से तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं उनके आदर्शों पे चलने की। दूसरा ये कह सकते हैं कि भाई नेता लोग एक तस्वीर लगाते हैं और आप भी उसको वो कर रहे हैं, तो अपना अपना नज़रिया है। पर मैं ये मानूंगा कि अन्ना जी का आंदोलन है ये। अन्ना जी तो इनकैश नहीं कर रहे, अन्ना जी तो उनकी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। अन्ना जी पार्टी में होंगे? अन्ना जी ने अनाउंस किया है कि वो बाहर से रह के मॉरल फोर्स का काम करेंगे। उस दिन अगर आप उनका भाषण सुने, लास्ट डे वाला, उन्होंने कहा कि मेरे साथी संसद में जाएंगे और मैं बाहर से इनके कान खींचूंगा अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं। फिर उसके बाद उनका ब्लॉग आया। उस ब्लॉग में उन्होंने लिखा कि जिस दिन ये पार्टी सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता में पड़ेगी, मैं अपने आप को अलग कर लूँगा। और जिस दिन अन्ना अलग कर लेंगे, मैं भी अपने आप को अलग कर लूँगा। बिकॉज इस खेल के अंदर अगर ये पार्टी पड़ गई तो उसके लिए तो हम लोग नहीं आए। तो अन्ना हजारे अगर पार्टी से अलग होते हैं तो आप भी पार्टी से अलग हो जाएंगे? बिल्कुल। किरण बेदी तो अलग हो गई हैं। किरण जी के साथ काफ़ी बातचीत की हम लोगों ने। मुद्दा ये है, किरण जी ये कह रही हैं कि हमें केवल सत्ता पक्ष को टारगेट करना चाहिए, बीजेपी के साथ कोalition करके और एंटी करप्शन फ्रंट बनाना चाहिए। आप ही का सर्वे ये दिखाता है कि देश की जनता की नज़रों में बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। थोड़ा कम नुकसान, ज़्यादा नुकसान, वो तो सर्वे के हो सकते हैं, लेकिन जनता का मोह भंग हो चुका है दोनों पार्टियों से। दोनों पार्टियों को जहां जहां मौका मिला, दोनों ने देश को लूटा, राज्य को लूटा। जहां उनको मौका मिला, आयरन ओर की माइंस बेच दी इन्होंने, कोयला बेच दिया उन्होंने, आयरन ओर बेच दिया, सब कुछ बेच दिया इन लोगों ने, और सब मिलके कर रहे हैं ये लोग। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है मेरी नज़रों में कि भाई हम केवल कांग्रेस को सेंटर में वो करें और बीजेपी के साथ हम कोएलिशन करें। बीजेपी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ कोएलिशन का मतलब नहीं बनता। लेकिन उनको हम समझा रहे हैं काफ़ी दिनों से, उनके साथ बातचीत। किरण जी को, बीजेपी को नहीं, किरण जी को काफ़ी दिनों से समझा रहे थे। इंसिडेंटली पिछले हफ्ते भर से वो ना मैसेजेस का जवाब दे रही हैं, ना वो फ़ोन कॉल उठा रही हैं। और मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ पर्सनली उनका, और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तो अभी कोशिश करेंगे, वो शायद बाहर हैं दिल्ली के, आज या कल में जब भी लौटेंगे हम सारे मिलके उनके घर जाएंगे और उनसे दोबारा बातचीत करेंगे कि बीजेपी पे भरोसा मत कीजिए, बीजेपी दगा देगी और दगा देती रही है देश को। और आपको भी दिया? नहीं, हमारा तो बीजेपी से कुछ लेना देना ही नहीं था। नहीं, संसद में आपको उम्मीद थी कि जिस तरह से बीजेपी ने सपोर्ट किया, उसके बाद लोकपाल बिल पर उस तरह का स्टैंड लेगी, लेकिन राज्यों के मामले पे बीजेपी ने कभी सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी ने फायदा उठाया आंदोलन का। शुरू में लोकपाल बिल की ड्राफ्टिंग केंद्र सरकार के पास थी, तो हमने केंद्र सरकार को टारगेट किया। उसके बाद जब ये संसद में आया तो हम सारी पार्टियों से जाके मिले। संसद के अंदर सारी पार्टियों का चेहरा नंगा हो गया। समाजवादी पार्टी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। सुषमा स्वराज जी ने लोकसभा में कहा कि सीबीआई इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन उनके अमेंडमेंट्स में तो नहीं था। तो कहा कुछ और, किया कुछ और। स्टेज पे आके हमारे कुछ और कहा, अंदर जाके कुछ और कहा। तो उसके बाद 5 राज्यों, जहाँ जहाँ बीजेपी के राज्य हैं, वहाँ पे क्यों नहीं ये जन लोकायुक्त बिल पास करते? अगर इनका कमिटमेंट है तो कमिटमेंट नहीं है। तो बीजेपी आंदोलन का हम एक तरह से धीरे धीरे साफ होने लगा कि हम एक तरह से अच्छे कुक बनते जा रहे हैं उन लोगों के लिए, एक ऐसी पार्टी के लिए जो खुद भ्रष्ट है, वो सत्ता में आती जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव हुए, उनमें से 4 में ये जीत गई
और उत्तराखंड में भी काफी अच्छी सीटें ले आई। तो हमारे आंदोलन का फायदा एक ऐसी भ्रष्ट पार्टी ले जाए, ये तो ठीक नहीं है। तो अंत में यही हुआ कि सारे तामझाम से, सारी भ्रष्ट पॉलिटिकल व्यवस्था से जनता को एक विकल्प चाहिए। तब अन्ना ने अनाउंस किया कि हम एक राजनीतिक। अब आपको लगता है हिसार में विपक्ष को फायदा दिला के आपसे गलती हुई? इस आंदोलन के कई चरण थे, उस चरण में वो ठीक था। अगस्त का आंदोलन तब भी आपसे यही सवाल किया गया था कि देखिए आप फायदा किनको पहुंचा रहे हैं, आप फायदा किनको पहुंचा रहे हैं। अगस्त में ये आंदोलन जब हुआ उसके बाद ऐसा ना लगे, बिकॉज ये पार्टियां जो है वोट से और नोट से, दो ही चीजों से डरती हैं। तो ये दिखाने के लिए कि जो अगस्त के महीने में लोग सड़क पे आए थे वो केवल सड़क पे नहीं आए थे, वो वोट में भी तब्दील हो सकते हैं। तो उस टाइम वहां गए थे कि अभी सारा मामला कांग्रेस के पाले में है और अगर उनको ये आभास हो जाए कि चुनाव हार जाएंगे अगर हमने अच्छा लोकपाल नहीं किया तो शायद ये कर दें। तो वो करने के लिए हिसार गए थे। लेकिन हिसार तो बहुत छोटी सी चीज थी, 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस हार गई और फिर भी नहीं मानी। तब ये लगने लगा कि ये बात चुनाव की नहीं है। इनको लगता है चुनाव हार जाए तो कोई बात नहीं, जेल ना जाना पड़े। अगर जन लोकपाल आ गया तो 15 मंत्री जेल जाएंगे। तब ये समझ में आने लगा कि ये तो जेल जाने का डर है, संपत्ति जब्त होने का डर है, एग्जिस्टेंस का डर है। हम रहेंगे तभी तो वोट जीतेंगे। तो ये आप कह रहे हैं कि अब 2 अक्टूबर को अगर पार्टी आपकी बन जाएगी उसके बाद तो फिर गुजरात हिमाचल के चुनाव में आप लड़ेंगे? देखिए, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता बिकॉज मैं पार्टी नहीं हूं। अभी तो बनेगी, सब लोग इकट्ठे होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मुझे ये लगता है पहली बात तो कि वो 2 अक्टूबर को लॉन्च होगी, रजिस्टर नहीं हो पाएगी। रजिस्ट्रेशन में 4-5 महीने लग जाते हैं, तो तब तक वो हो नहीं पाएगा। तो आई थिंक बहुत जल्दबाजी होगी। हमें पार्टियां देश में बनी हैं जो फट बन के चुनाव लड़ लेती हैं, पहले चाहे दूसरे सिंबल पे या कैसे करके। येन केन प्रकारेन सत्ता में आना हमारा मकसद नहीं है। हर चुनाव के अंदर सत्ता में आना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन के लिए अभी देश के अंदर माहौल तो बन गया है, लेकिन वो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो जरूरत है गांव-गांव तक पहुंचने की, हम लोगों की संगठन की, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। तो अगले साल दिल्ली के चुनाव? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर दिल्ली में चुनाव में मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो पार्टी निर्णय लेगी। तो फिर सवाल वही आ जाएगा और फिर आलोचना वही आ जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार मैं यही कह रहा हूं और ये 26 अगस्त ने ये साबित भी कर दिया, ये पार्टी नहीं है। ये भाजपा, कांग्रेस और एक अब टीम अन्ना की ये पार्टी नहीं है, ये आंदोलन है। और अब ये आंदोलन एक क्रांति का रूप धारण करता जा रहा है। अब ये आंदोलन और इंटेंसिफाई होगा और ये चुनावों को भी आंदोलन में कन्वर्ट कर देगा। और ये राजनीतिक क्रांति मेरे हिसाब से सारे देश को और संसद को स्वीप करने वाली है। ऐसा माहौल देश में बनता है, जो गुस्सा है जनता का, वो गुस्सा जो है, आज अगर आपके सर्वे ने दिखाया कि लोग दोनों पार्टियों से, जिन लोगों को, जो लोग आज तक कांग्रेस को वोट करते आए, अगर उनको अभी भी लगता है कि कांग्रेस भविष्य दे सकती है तो आप कांग्रेस के पास चले जाइए। हम वोट मांगने नहीं जाएंगे किसी के पास। अगर आपको लगता है बीजेपी भविष्य दे सकती है, उनके पास चले जाइए। अगर आपको लगता है ये दोनों पार्टियों ने देश को आज तक धोखा दिया, देश को लूटा है, तो ये देश की जनता जो मिलकर एक राजनीतिक विकल्प खड़ा कर रही है, ये मुझे लगता है ये लास्ट चांस है। मेरी जिंदगी तो मुझे लगता है लास्ट चांस है। पता नहीं अगले 40 साल में, 50 साल में कुछ होगा या ना होगा। तो इस देश के सब लोगों को अब इकट्ठा होके और इसके अंदर पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। लेकिन आप अब क्योंकि सत्ता सौंपने की बात आएगी, वोट देना, सत्ता सौंपना है, तो वो फैसला जो जनता करेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कई बार नहीं करती है। कई और उसमें आयाम जुड़ जाते हैं, कुछ स्थानीय लेवल के, कुछ राष्ट्रीय लेवल के, कुछ राज्य लेवल के। अब उसमें आपकी नीतियां क्या हैं, ये कब पता चलेगा? देखिए, एक जो अभी पार्टियां करती हैं, ये हर पार्टी 4 लोगों की एक मैनिफेस्टो कमेटी बना देती है। वो एक ऐसी कमरे में बैठ जाती है और ऐसे है कि जैसे उनको देश की सारी समस्याओं का पता है और सारे समाधान पता है। हमारे यहाँ पे मैनिफेस्टो इवॉल्विंग प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस होगा। हम 4 मुद्दे लेके चले, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, जन लोकपाल बिल और ग्राम स्वराज के डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। इन 4 मुद्दों से शुरू करते हैं और उसके बाद हर मुद्दे के ऊपर, जैसे जिस दिन हमने पार्टी अनाउंस की, अगले दिन विदर्भा के किसानों के एक नेता हमसे मिलने आए। उन्होंने कहा, जी ये हमारी समस्याएं हैं, आपका इस पे क्या कहना है? मैंने कहा, जी मुझे तो पता ही नहीं है, आप बताइए आपकी क्या समस्याएं, आप बताइए आपका क्या समाधान है। मैं आपको ये श्योर कर सकता हूं कि जो आप लिख के देंगे, जो विदर्भा के किसानों की समस्याएं, हम इसको मैनिफेस्टो में डालेंगे। 3 दिन के बाद गन्ना किसान मिलने आए, यहाँ से गन्ना किसानों के नेता, यहाँ पे बागपत में उनका धरना चल रहा था।
उनको भी मैंने यही कहा कि आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, ये आप जानते हैं। हम देश भर में घूमेंगे, लेबर की क्या समस्याएं ये लेबर बताएगी। तमिलनाडु के किसानों की समस्या है उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याएं से बिल्कुल अलग है। लोग ये मैनिफेस्टो खुद बनाएंगे और इसमें ये मैनिफेस्टो उनका अपना होगा, उनकी अपनी पार्टी का होगा। ये जनता की पार्टी है, हमारी पार्टी नहीं है। आखिरी सवाल, संसद में जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं, जनता देख रही है, देश देख रहा है। आपकी पार्टी मान लीजिए सत्ता में आती है तो क्या करेगी इन कोल ब्लॉक्स का? क्या ये सारे रद्द होने चाहिए जो भी अलॉटमेंट हुई है? मेरे ख्याल से रद्द होने चाहिए। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता अभी तक ये रही, 15 दिन के अंदर इस एजिटेशन ने बीजेपी को ये स्टैंड लेने को मजबूर कर दिया। बीजेपी अब कहने लग गई है कोल ब्लॉक्स रद्द होने चाहिए, अभी तक कह नहीं रही थी। अगर आप कह रहे रद्द होने चाहिए तो रद्द होकर जो बिजली की समस्या जहां से शुरू हुआ था मामला कि बिजली आनी चाहिए इसलिए कोल जल्दी निकलना चाहिए, इसलिए कोल इंडिया के अलावा प्राइवेट को देना चाहिए और एलोकेशन होगी, उसमें जो कंपनियां सही हैं, जिन्होंने एक नीति आई उन्होंने अप्लाई किया, उनको मिला, और जिन्होंने कुछ गलती नहीं की है उनका क्यों रद्द होना चाहिए? और फिर देश की बिजली समस्या का क्या होगा? बिजली समस्या तो आज भी सॉल्व नहीं हुई। हाँ नहीं, लेकिन आप कैसे करेंगे? नहीं, वो एक अलग मुद्दा है कि बिजली समस्या कैसे सॉल्व होगी। दो तीन चीजें हैं इसके अंदर। मैं कल नाम नहीं लूंगा, बहुत ही सीनियर एक ऑफिसर से बात कर रहा था जो कोल फील्ड में काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने बेसिकली ये जो सारा का सारा कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन है, हमने कहा कि कैप्टिव माइंस होंगी। कहता सीमेंट बनाने वाली कंपनी को माइनिंग करनी नहीं आती है, आपने उसका उठा के उसको कोल ब्लॉक दे दिया, वो तो बेसिकली खुद माइनिंग थोड़ी करेगी, या तो आगे ठेके पर कराएगी या किसी को बेच देगी, वो तो उसमें फायदा उठाएगी। बिजली बनाने वालों को माइनिंग करनी नहीं आती है। कहता माइनिंग डिफरेंट किस तरह की स्किल सेट है, वो डिफरेंट लोग करते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज ये जो गलत तरीके से कोल ब्लॉक्स दिए गए, इनको तो कैंसिल होना चाहिए। उसके बाद इस देश के नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे डील करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। हमारे देश से आयरन और चोरी कर करके सारा गोवा खाली हो गया, बेल्लारी खाली हो गया। आयरन और चोरी कर करके सारा चाइना जाता है। चाइना के पास अपना बहुत अच्छा आयरन और है, वो अपनी माइनिंग नहीं कर रहे, अभी अपना सहेज के रखे हुए हैं। और हमारे देश की सारी और हम बेवकूफ हैं, अपना सारा आयरन और खाली करते जा रहे हैं। हमारे बच्चों का क्या होगा? इसके ऊपर पॉलिसी बननी चाहिए। कितने हमारे क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या कितनी हमारे देश आप तो मैं वही बता रहा हूं, आप तो वित्त मंत्रालय के अफसर रहे हैं। ये देश की इकोनॉमी का भी तो सवाल है ना कि आप सेंटिमेंट कैसा बिगड़ जाएगा कि भाई इस देश में कुछ पॉलिसी का पता ही नहीं। कभी कहते हैं हाँ अलॉट करेंगे, कोई दूसरा आगे कहता नहीं हटा देंगे। तो जैसा 2G केस में भी हो रहा है, तो ये वो भी तो एक देश का हिस्सा है ना, वो अर्थव्यवस्था संभालना भी तो सरकार का काम है। बिल्कुल सरकार का तो काम आप कैसे क्या जवाब देते हैं आप इसको? देख, मैंने जैसे बताया कि इसके ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा ये होनी चाहिए, हमारे देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले तो उन नेचुरल रिसोर्सेज की इस देश के लोगों को जरूरत है। आयरन ओर की इस देश के लोगों को जरूरत है। आयरन ओर इस देश से चोरी करके और चाइना पहुंचे, ये इस देश के हित में नहीं है। ये कहेगा कोई नहीं। हाँ। करना क्या चाहिए? नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूं। तो पहली चीज तो इसके ऊपर नीति बननी चाहिए कि हमारे देश को आने वाले इतने सालों तक कितनी जरूरत है, हमारे पास कितना है, उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना एक्सपोर्ट करना चाहिए, ये प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए। ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब आप ये मानते हैं कि ये जो नीतियां बन गई, जो हो गया, उससे आगे बढ़ के ये काम करें, या जो पिछला हुआ है पहले उसको ठीक करने में लग जाएं? क्योंकि दोनों की जरूरत है। जहां जहां ऐसा है कि बहुत गलत हो गया और वो गलत को अगर हमने आगे बढ़ाते रहे तो गलती और ज्यादा बढ़ती जाएगी, वहां तो उस गलती को ठीक करने की जरूरत है। जहां ऐसा लगता है कि पिछले वाले को उखाड़ देने से गड़बड़ हो जाएगी देश में, वहां उसको, तो ये तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अरविंद जी। अरविंद केजरीवाल, इनका कहना है कि विकल्प जो तैयार हो रहा है वो जनता तैयार कर रही है, और विकल्प क्या रूप लेता है वो जनता तय करेगी। लेकिन जनता के जो सवाल हैं कि पार्टी का नाम क्या होगा, चेहरा कौन होगा, उसके बारे में अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, ऐसा लगता है। हमारे साथ थे अरविंद केजरीवाल। साक्षात देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।